अपने लोग रेसिडेंशियल स्टेटस, अपने लोग रेसिडेंशियल स्टेटस जो पढ़े हैं, अपने लोग मेन दो बात पढ़ ली। क्या दो बड़ा बात पढ़ ली है अपने? एक नंबर बात अपने पढ़े कि आपका डेज कैलकुलेशन कैसे हो, डेज का रूल क्या है। हाँ, तो हम लोग डेज वाला बात पढ़े, जिसमें हम लोग क्या रूल पढ़े कि 182 डेज के अगर नीचे हो तो नॉर्मल पहला केस है कि आदमी को 182 डेज इंडिया में होना पड़ेगा। अगर वो 182 डेज के नीचे इंडिया में है तो कंडीशन नंबर 1 वही था, 182 वाला। 182 और मोर, मतलब 182 होने से भी वो रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है। फिर सेकंड, अगर ये कंडीशन नहीं है तो 60 + 365 है। प्रीवियस ईयर में 60 और प्रीवियस के 4 प्रीवियस ईयर में 365 मिला के दोनों में एक भी साबित करे तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़े कि दो लोग हैं जिनके लिए सेकंड वाला कंडीशन है ही नहीं। एक तो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जाए, या फिर इंडियन क्रू का मेंबर है और इंडिया से बाहर जाए शिप के साथ। सर एक तीसरा कंडीशन भी था इंडियन ओरिजिन वाला, उसमें गवर्नमेंट बोला दो तरीके से देखना पड़ेगा। क्या टर्नओवर 15 फॉरेन कंट्री से उसका इनकम 15 लाख के नीचे है? अगर हाँ 15 लाख के नीचे है तो फिर उसके लिए सेकंड कंडीशन नहीं है, ओनली वन कंडीशन 182 डेज। ठीक है। और अगर वो आदमी का इनकम 15 लाख के ऊपर है तो क्या रूल हो गया? तो बोला 182 वाला देखो, या फिर सेकंड कंडीशन में 60 की जगह 120 डेज + 365 डे। ठीक बात। ये आपने पढ़े थे एक आदमी कब रेसिडेंट साबित होगा उसमें। फिर हम लोग पढ़े ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिविजुअल के केस में। तो हम लोग इंडिविजुअल के केस में ऑर्डिनरी रेसिडेंट में क्या पढ़े? प्रीवियस के 7 प्रीवियस ईयर में वो 730 दिन इंडिया में रहे, और प्रीवियस के 10 प्रीवियस ईयर में कोई 2 साल वो इंडियन रेसिडेंट साबित हो जाए, तो दैट पर्सन विल बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर खाली एक सेटिस्फाई करेगा तो रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं होगा उसको, ऑर्डिनरी नहीं होगा लेकिन रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग यानी इस कैटेगरी, फिर हम लोग बोले कि एचयूएफ के केस में क्या होता है। हम लोग बोले एचयूएफ के केस में रेसिडेंट का कंडीशन तो एक ही है, होली या पार्टली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया। होली और पार्टली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया। और अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है एचयूएफ तो एचयूएफ रेसिडेंट है, नहीं तो नहीं है। और अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल आउटसाइड इंडिया से हो गया तो वो नॉन रेसिडेंट हो गया। अब एचयूएफ को भी ऑर्डिनरी होना है कि नॉट ऑर्डिनरी? तो अगर एचयूएफ का जो हेड होता है उसको कर्ता बोलते हैं, कर्ता अगर ऑर्डिनरी है तो एचयूएफ भी ऑर्डिनरी हो जाएगा। और कर्ता ऑर्डिनरी कैसे होगा? सर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, 7 साल में 730 दिन और 10 साल में 2 साल रेसिडेंट साबित होना। तो कर्ता अगर ऑर्डिनरी है तो एचयूएफ भी ऑर्डिनरी हो जाएगा। देखो पहले एचयूएफ को चेक करना है रेसिडेंट है कि नहीं, उसके लिए देखना होली या पार्टली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया। ठीक है ना? क्लियर है? हाँ सर। और अगर एचयूएफ रेसिडेंट साबित हो गया तो फिर चेक करो उसका कर्ता ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी। अगर उसका कर्ता ऑर्डिनरी है तो एचयूएफ भी ऑर्डिनरी है, कर्ता नॉट ऑर्डिनरी है तो एचयूएफ भी नॉट ऑर्डिनरी। फिर अगला हेडिंग पढ़े कंपनी के बारे में। तो एचयूएफ के बाद आता है कंपनी। कंपनी रेसिडेंट कब साबित होगा? अगर वो इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेसिडेंट ही है। अगर वो नॉट इंडियन कंपनी यानी फॉरेन कंपनी है तो देखना पड़ेगा उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली फ्रॉम इंडिया, होली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया, तब फिर वो कंपनी रेसिडेंट है, फॉरेन कंपनी। थोड़ा सा भी कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है
तो फिर वो नॉन रेसिडेंट है। और कंपनी में OR NOR ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं देती। अब बाकी कौन बच गया? सिर्फ इंडिविजुअल का बात हो गया, HUF का बात हो गया, कंपनी का बात हो गया। अब बचा AOP BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इन सब के लिए रेसिडेंट होने का कंडीशन है ओनली या पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। थोड़ा सा भी कंट्रोल इंडिया से है तो ये लोग रेसिडेंट हो जाएंगे, नहीं तो नॉन रेसिडेंट होंगे। और इनके लिए भी ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी का कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हम लोग अब तक पढ़े। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि सर कब टैक्सेबल इन इंडिया और कब नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। तो हम लोग पढ़े हैं कि ऑर्डिनरी अगर है, नॉट ऑर्डिनरी है या फिर नॉन रेसिडेंट है, एक्रूड या रिसीव्ड दोनों में से एक भी चीज इंडिया से हो गया तो तीनों टैक्स देंगे। एक्रूड एंड रिसीव दोनों बाहर है, दोनों आउटसाइड है, लेकिन बिजनेस का सेटअप या कंट्रोल इंडिया से है तो फिर दोनों इंडियन टैक्स देंगे। और तीनों चीज बाहर है, एक्रूड भी बाहर, रिसीव्ड भी बाहर, कंट्रोल भी बाहर, तो पक्का इंडियन देगा ऑर्डिनरी, बाकी दोनों नहीं देंगे। और एक ही सिचुएशन है जब तीनों ही नहीं देंगे, वो है जब लेटर ऑन इनकम रेमिटेड टू इंडिया, कोई और प्रीवियस ईयर का इनकम अब हम इंडिया में रेमिट कर रहे हैं तो टैक्स इंडिया में नहीं देंगे। ये आप बेसिक बीकॉम में भी पढ़े हो और ये बात आपको हम लोग यहाँ पे भी पढ़े। ठीक है ना? अब एक्स्ट्रा बात जो बचा उसको पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे पहले तो बोला कि इनकम टैक्स एंटिटीज को अलग अलग हेड में डाला। एक बार ये नोट्स को गो थ्रू कर रहे हैं फटाफट। 19 पेज का PDF है, बट 19 पेज में लास्ट 7-8 पेज तो क्वेश्चन आंसर ही है, 10 पेज। तो देखो पहला पेज में तो यही बताया कि अलग अलग एंटिटीज क्या होता है। तो इंडिविजुअल, HUF, कंपनी और बाकी को बोल दिया पार्टनरशिप फर्म और एनी अदर पर्सन, क्योंकि ये 3 के लिए रूल अलग है, बाकी सबके लिए एक ही रूल है। हम लोग को चेक क्या करना है यहाँ पे कि वो ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी है कि नॉन रेसिडेंट है। ये तीन ही चीज चेक करना होता है हम लोग। तो देखो यहाँ पे ये बोला कि ऐसे कैटेगरी में डिवाइड किया गया पर्सन को, इंडिविजुअल एंड HUF और अदर। इंडिविजुअल HUF के लिए रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट और अदर के लिए रेसिडेंट इंडिया नॉन रेसिडेंट। इंडिविजुअल HUF में हमको ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी में चेक करना पड़ता है, लेकिन बाकी किसी और में हमको ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी चेक करने की जरूरत नहीं। और ये हर प्रीवियस ईयर में चेक करना होगा कि एक बार चेक करने से हो जाएगा? हर प्रीवियस ईयर में चेक करना होगा। अच्छा, मेरा अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है तो सारा इनकम के लिए हम एक ही टाइप का रेसिडेंट होगा कि हर अलग अलग इनकम के लिए मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस भी अलग अलग हो सकता है? मतलब सैलरी के लिए हम ऑर्डिनरी है लेकिन बिजनेस इनकम के लिए नॉट ऑर्डिनरी, ऐसा हो सकता है? नहीं बेटा, ऐसा कैसे होगा? हम एक इंसान, एक पर्सन जो इनकम टैक्स का डेफिनेशन में है वही ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? नीरज का सैलरी इनकम ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल के टैक्सेबल होगा और नीरज का बिजनेस इनकम नॉट ऑर्डिनरी बोल के टैक्सेबल होगा। नीरज अगर ऑर्डिनरी साबित हो गया है तो फिर तो उसका सारा इनकम ऑर्डिनरी इनकम की तरह टैक्सेबल होगा। ठीक है ना? तो ये सिंगल स्टेटस फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं। सिटीजनशिप का यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट है? नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं। कंट्री स्पेसिफिक, एक आदमी का एक से ज्यादा कंट्री में रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हमको नहीं फर्क पड़ता तुम फॉरेन कंट्री में रेसिडेंट हो या नहीं। बात क्लियर? फिर हम लोग जो बेसिक कंडीशन पढ़े देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले इंडिविजुअल को पढ़ा रहे हैं लोग, रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर एन इंडिविजुअल, तो उसमें वही 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 और मोर डेज इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। दोनों के बीच में और है, और मतलब कोई एक साबित करो और रेसिडेंट हो जाओ, एनी वन।
ठीक है। हाँ, अब आप सीए में दे रहे हो, इसलिए हम आपको बोलेगा सेक्शन नंबर याद कर लो। ये रेसिडेंट होने का कंडीशन कहाँ बताया है? सेक्शन 6(1). सेक्शन 6(1), ठीक है। हाँ, तो ये हो गया 6(1)A 182 डेज वाला, और 6(1)B हो गया 60 + 365 वाला, ठीक है। हाँ, किन लोगों के लिए सेक्शन 6(1)B है ही नहीं? सर दो तो एकदम क्लियर कट है, इंडियन सिटीजन जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गए, और इंडियन सिटीजन जो एज ए हाँ ठीक है, ये लोग गलत लिखा है यहाँ, इन्होंने गलत नहीं लिखा है वैसे, बट ये इंडियन ओरिजिन वाला की तो कंडीशन भी है ना अलग से, हाँ, तो यहाँ पे इसको नहीं पढ़ के आपको पढ़ना चाहिए इंडियन सिटीजन और इंडियन क्रू मेंबर, और इनके लिए अलग से पढ़ना चाहिए। देखो यहाँ पे बोला भी है, however such person having total income from foreign income exceeding 15 लाख, तो फिर पीरियड ऑफ 60 days shall be substituted 120, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आपके पढ़ने की चीजें आती हैं, क्योंकि बीकॉम में क्या करता है बेटा, कंडीशन को और राउंड राउंड घुमाएगा नहीं लैंग्वेज को, लेकिन आपको सीएमए में लैंग्वेज को राउंड राउंड घुमा सकता है। तो देखो क्या बोला, पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? बोला ना पहला कंडीशन क्या है एक्सेप्शन का, कि कोई आदमी एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं। अब एक बात बताओ, हम एक एग्जांपल देते हैं, आप बताओ इसको एम्प्लॉयमेंट पर्पस माने, मतलब इस चैप्टर के हिसाब से कि नहीं माने। हम इंडिया का एक कंपनी में जॉब करते हैं, इंडिया का एक कंपनी में जॉब करते हैं, मान लो हम रिलायंस लिमिटेड में जॉब करते हैं। रिलायंस लिमिटेड मेरे को अपना फॉरेन ब्रांच में शिफ्ट कर दिया, रिलायंस का तो फॉरेन में भी ब्रांच है, तो क्या उसको एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर जाना माना जाए? हाँ, एक और एग्जांपल दे देते हैं, मेरे को फेसबुक में जॉब लगा, मेरे को गूगल में जॉब लगा फॉरेन में, हम वहां चला गया, क्या इसको भी एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए माना जाए? हाँ, बिल्कुल सही बात, दोनों को ही एम्प्लॉयमेंट पर्पस माना जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पर्पस ऑफ एम्प्लॉयड डज नॉट मीन लिविंग इंडिया फॉर टेकिंग एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, बट लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट that the individual does not to be unemployed person who lives India for taking employment outside India। ये नहीं है कि हमको इंडिया में हम पहले अनएम्प्लॉयड था, अब फॉरेन जॉब करने गए फॉरेन का कंपनी में, हम इंडियन का कंपनी में भी हम इंडिया में जॉब कर रहे हैं और वो लोग हमको वहां पे एम्प्लॉय कर दिया है, उसको भी पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही माना जाएगा, ठीक है। हाँ, चलो ठीक। द पर्सन इज डीम्ड टू बी इंडियन ऑरिजिन, एक आदमी को इंडियन ऑरिजिन कब मानेंगे ये आप जानते हो, उसके पेरेंट या फिर ग्रैंड पेरेंट अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, ठीक है। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर केस घुमा सकते हैं हम आपके साथ। पहला वाला में आप ठीक आंसर करे हो, ऊपर जब एम्प्लॉयमेंट वाला में केस घुमाया, अब आ जाओ इंडियन ओरिजिन पे। यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट मतलब कौन? दादा दादी। नाना नानी नहीं हो सकते? हाँ, बिल्कुल हो सकते, सही हो आप। मतलब अगर मेरे पापा के जो मम्मी पापा हैं हाँ, वो मान लो अनडिवाइडेड इंडिया में नहीं पैदा हुए थे, लेकिन मेरी मम्मी के जो मम्मी पापा हैं वो इंडिया में आज़ादी के पहले पैदा हो गए थे, तो भी हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही माना जाएगा। हम विदेश में पैदा हुए हैं बेटा, हाँ, हो सकता है मेरे मम्मी पापा भी विदेश में पैदा हुए, पॉसिबल है, लेकिन मेरे दादा दादी या नाना नानी भी अगर कोई इंडिया से है ना, तो भी हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा, ठीक बात है। यही यहाँ पर लिखा, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इंडियन ओरिजिन इफ ही इज आइदर और हिज पेरेंट और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट
were born in undivided India. It may be noted that grandparents include both maternal and paternal grandparents. Maternal मतलब मम्मी की तरफ से मम्मी के साइड का, और पैटर्नल मतलब पापा की तरफ से। पापा के साइड का। तो दोनों से जो दादा दादी नाना नानी है उनमें से अगर कोई अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है, और बोला एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट, मतलब दोनों को नहीं बोला है, दादा दादी दोनों या नाना नानी दोनों। सिर्फ दादा होने से भी चलेगा, है ना। हाँ, सिर्फ दादा अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, दादी इंडिया के डिवीजन के बाद पैदा हुई थी। सर कोई दिक्कत नहीं है, एक हो गया ना। सिर्फ नाना नानी में नानी हुई नाना नहीं हुए तो सिंपल लॉजिक, चारों में से कोई एक भी जन अगर अनडिवाइडेड इंडिया को बिलोंग करते हैं तो हम भी क्या हो जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। इट इज नॉट एसेंशियल दैट द स्टे शुड बी एट द सेम प्लेस इन ए कंटिन्यूअस। लगातार 182 डेज रहना है कि पूरा साल में तोड़ तोड़ के 182 होने से भी हो जाएगा। टोटल में 182 होना चाहिए। लगातार 60 होना है कि टोटल में 60 होना है प्रीवियस ईयर में? टोटल में 60। लगातार 365 4 प्रीवियस में होना है कि टोटल में 365 होना है? टोटल में 360। वेरी गुड। तो कंटिन्यूअस होने का दरकार नहीं है। नहीं। हम 188 डेज इंडिया में रहा, हाँ, लेकिन 60 डेज मुंबई में रहा, 70 दिन बेंगलोर में रहा और बाकी दिन पंजाब में रहा। हो सकता है। कोई फर्क पड़ता है इस बात से? नहीं। नहीं सर, इंडिया इंडिया ही है। अब इंडिया में आपको एक जगह रहने को थोड़ी ना बोला है, तो यही बात यहाँ पे भी बोला, ठीक है ना। द प्लेस ऑफ स्टे ऑफ द पर्पज ऑफ स्टे इज नॉट मटेरियल। आप कौन से प्लेस पे रह रहे हो वो कोई मटेरियल, वो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आप गांव में हो, शहर में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, चेन्नई में हो, गुजरात में हो, डजंट मैटर। इन केस अ पर्सन इज इन इंडिया ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ अ डे, हाँ ये बड़ा काम का बात है, तो उस डे को क्या माने। अगर डेटा, मेरा बात ध्यान रखना बेटा, जनरली आपको कभी भी डेटा आवरली बेसिस पे नहीं देगा कि हम कितना बजे इंडिया घुसा, हम कितना बजे इंडिया से निकला, कभी वैसा डेटा नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर डेटा दे दे वैसा तो सर अगर डेटा ये नहीं पता है कितना बजे इंडिया में लैंड किया था और कितना बजे इंडिया छोड़ के गया, तो फिर जिस दिन हम इंडिया में 1 घंटा भी रहा उस 1 घंटे को फुल इंडिया का डे माना जाएगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं हम कितना बजे आया कितना बजे गया। आवरली बेसिस पे डेटा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर आवरली बेसिस पे डेटा दे रहे क्वेश्चन, तब क्या करेंगे, 24 आवर्स को डे मानेंगे। मतलब अगर हम रात को 11 बजे इंडिया घुसा, क्या उस दिन हम 24 आवर इंडिया में रह रहे हैं? नहीं। तो मेरा रात के 11 से अगला रात का 11 तक को एक दिन गिना था। हाँ। मतलब अगर आवरली डेटा हो तो फिर आवरली बेसिस पे कैलकुलेशन हो। हालांकि ऐसा गंदा सम करता नहीं है, डोंट वरी, बट ये बात पता होना चाहिए। एमसीक्यू में आपको बता सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वही बोला, इन केस ऑफ पर्सन इज इन इंडिया ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ अ डे, द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट ऑफ द डे शुड बी मेड ऑन आवरली बेसिस। A total of 24 hours stay considering both day of entry and departure is to be counted as equivalent to stay of 1 day. हम इंडिया में घुसा, मेरा बात अच्छे से सुनना, हम इंडिया में घुसा था 13 मार्च को दोपहर में 3 बजे 3 PM। तो फिर उस दिन कितना घंटा रहा हम इंडिया में? 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 9 घंटा, 9 आवर्स उस दिन रहा हम इंडिया में। और हम जिस दिन इंडिया छोड़ा ना, लेट से 28 दिसंबर, उस दिन हम रात का 10 बजे इंडिया छोड़ा था। तो उस दिन कितना घंटा रहा? मेरा 10 बजे फ्लाइट गया इंडिया से,
तो उस दिन हम इंडिया में कितना घंटा रहा? 23 घंटा 22 घंटा 22 घंटा। तो 22 घंटा और जिस दिन इंडिया में आया था उस दिन का 9 घंटा मिला के 24 घंटा पार हो रहा है, उसको एक दिन काउंट हाँ। करेंगे। तो अगर आवरली डेटा अवेलेबल है तो जिस दिन इंडिया में घुसा उस दिन इंडिया में कितना आवर है, और जिस दिन इंडिया से निकला उस दिन इंडिया में कितना आवर है, दोनों को जोड़ के हमको अगर वो 24 आवर्स क्रॉस हो रहा है तो एक दिन मानना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकता उस दिन भी एक दिन नहीं हुआ, इस दिन भी एक दिन नहीं हुआ, क्योंकि जिस दिन इंडिया में घुसा उस दिन हम 9 घंटा इंडिया में रहा तो एक दिन नहीं हुआ, और जिस दिन इंडिया छोड़ा उस दिन हम 22 घंटा इंडिया में रहा, वो भी एक दिन नहीं हुआ। तो हम बोल नहीं सकता दोनों दिन काउंट नहीं होगा। अगर आवरली डेटा है तो दोनों को जोड़ के भी 24 आवर गिना जा सकता है, लेकिन जहाँ आवरली डेटा नहीं है फिर मानेंगे जिस दिन इंडिया घुसा और जिस दिन इंडिया छोड़ा उस दिन हम इंडिया में ही। देखो अगला पॉइंट यही बोला, इफ इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल ऑन टू कैलकुलेट पीरियड ऑफ स्टे in terms of hours, तो both the day entry and departure shall be taken as stay of the individual in India। मतलब अगर आवरली डेटा अवेलेबल है तो आवरली जोड़ के देख लो, जिस दिन घुसा उस दिन, बाकी दिन तो 24 घंटा ही रहेगा। सिर्फ प्रॉब्लम क्या होगा, जिस दिन घुसा और जिस दिन निकला वही दिन का ना, हाँ। तो उसको जोड़ के देख लो। अगर दोनों जोड़ के 24 क्रॉस हो रहा है तो एक दिन मान लेंगे। लेकिन अगर आवरली डेटा अवेलेबल नहीं है, जो कि एग्जाम में 90% टाइम आपको 99% टाइम आपको अवेलेबल नहीं देगा, तो आप क्या मानोगे, जिस दिन इंडिया में एंट्री कर रहा है वो भी अगर 1 घंटा भी इंडिया में रह गया, हाँ। नहीं पता सर डेटा ही तो नहीं है, कैसे पता 1 घंटा रहा कि 24 घंटा रहा? अरे हाँ। देखना भी नहीं है सर, मानेंगे उस दिन इंडिया गई। हम 13 तारीख को इंडिया लैंड किया, नहीं बता रहा कितना बजे लैंड किया, माना जाएगा 13 तारीख को हम इंडिया में ही था, मतलब 13 से ही कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। 13 को अपन डे मान लेंगे। अब मान लो हम 28 दिसंबर को इंडिया छोड़ा तो 28 दिसंबर को भी क्या मान लिया जाएगा, हम कहाँ पर है, इंडिया में ही। इंडिया। हाँ, या तो आवरली डेटा दो दोनों टाइम का, और नहीं तो फिर उसको मान लो इंडिया में। अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ, ये इंडिया में मतलब कहाँ पे है? इंडिया में जमीन पे, पानी में, हवा में, कहीं पे भी हो सकता है। हाँ। स्टे इन द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया भी इंडिया ही माना जाएगा। अब जमीन पे हो वो तो इंडिया है, उसमें तो कोई बात ही नहीं बचा। लेकिन आपको ध्यान है इंडिया का अगर ये मैप है तो इंडिया में ना 200 नॉटिकल माइल्स तक, इधर में नीचे में 200 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र में भी इंडिया ही माना जाता है। ये बात पता है? हाँ। हाँ, तो अगर हम ये 200 नॉटिकल माइल में एंट्री कर गए मतलब हम इंडिया में आ गए। ठीक बात? हाँ। तो हो ही सकता है ना, हम शिप में आ रहा है, अब शिप इंडिया का 200 नॉटिकल माइल में तो एंट्री कर गया, बट पूरा 2 दिन यही पानी में ही रहा, कोई रीजन से उसको पानी में रोक दिया गया। मान लो कस्टम ऑफिसर को डाउट है कि इसमें स्मगलिंग का सामान है, हाँ। तो कस्टम ऑफिसर क्या करेगा, तुम्हारे शिप को रुकवा देगा। हाँ। ऑब्वियस बात है, वो बोलेगा शिप जाने नहीं देंगे। तो तुम क्या इंडिया पहुंच गए कि नहीं पहुंचे, क्या माने? पहुंच गए। हाँ पहुंच गए। हाँ, लेकिन एक गलत बात बोला, 200 नॉटिकल माइल में एंटर कर गया, वो नहीं, 12 नॉटिकल माइल में एंटर कर गया। 3 कैटेगरी में डिवाइड है इंडिया का, जमीन से पानी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल को माना जाता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर, 24 नॉटिकल माइल को माना जाता है इंडियन कस्टम वाटर, मतलब यहाँ पे वो लोग शिप को चेकिंग कर सकते हैं, और 200 नॉटिकल माइल को माना जाता है इंडियन इकोनॉमिकल जोन, मतलब यहाँ पे इंडिया का बहुत सारा बिजनेस चलता है, वो समुद्र से मिनरल निकालना, पेट्रोलियम निकालना, फिशिंग करना, ये सब यहाँ तक अलाउड है 200 नॉटिकल माइल। तो जब तक तुम ये 12 नॉटिकल माइल वाला एरिया से अंदर नहीं घुस जाओ तब तक नहीं मानेंगे तुम इंडिया में घुसे। बात समझ में आया? हाँ सर। यहाँ पे देखो बोल दिया, स्टे इन इंडिया इंक्लूड्स स्टे इन द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन। इंडियन कोस्ट लाइन मतलब ये जमीन का बॉर्डर, ठीक है? हाँ। According to the rule 126, in case of individual being a citizen of India and is a member of the crew of ship, ये ऊपर बोलना चाहिए था, यहाँ बोला। इसके लिए क्या बोला गया? अच्छा नहीं, इसके यहाँ पे कुछ और बोलना चाह रहा, यहाँ बोलना चाह रहा कोई आदमी अगर इंडियन क्रू का मेंबर है
अगर कोई आदमी इंडियन क्रू का मेंबर है तो द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शैल बी इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन बाउंड शिप वेयर डेस्टिनेशन ऑफ वॉयज आउटसाइड इंडिया नॉट इंक्लूड इन द फॉरेन पीरियड। क्या चीज को इंडिया में माने? तुम क्रू मेंबर हो ना, तो शिप तो हो सकता है पानी में ही रह जाए, तुम धरती पे उतरे ही नहीं, तब क्या होगा? देखो क्या बोला, पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाय द सेड इंडिविजुअल फॉर द एलिजिबल वॉयज। जिस दिन तुमको शिप में चढ़ने का सर्टिफिकेट मिल गया उस दिन से मान लिया जाओगे तुम इंडिया में नहीं। कई बार क्या होता है ना बेटा, शिप में चढ़ गए, शिप 2 दिन तक इंडिया नहीं छोड़ा, तो ये नहीं मानेंगे कि तुम वो 2 दिन भी इंडिया में ही था। ये सिर्फ किन के लिए एक्सेप्शन है? जो लोग इंडियन क्रू का मेंबर है। जो लोग इंडियन क्रू का मेंबर है उनके लिए क्या एक्सेप्शनल पॉइंट रखा? देखो बाकी लोग शिप में है, 200 नॉटिकल माइल के 12 नॉटिकल माइल के अंदर आ गए, मान लिया जाएगा इंडिया में आ गए, लेकिन क्रू मेंबर बेचारा, उसको जिस दिन शिप में चढ़ने का परमिशन मिला, अब शिप इंडिया नहीं छोड़ रहा, उसका क्या गलती है? ठीक है ना? तो उसका कोई गलती नहीं है। तो उसको बोला गया जिस दिन उसको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिल गया शिप छोड़ने का, शिप छोड़ने का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिल गया, अब वो आया फॉरेन शिप से, अब वो शिप में ही है, शिप से वो लोग को क्लियरेंस मिलता है इंडिया में लैंड करने का, जमीन पे उतरने का, वो क्लियरेंस को बोलता है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो उसको जिस दिन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिल गया, मान लेंगे उस दिन वो इंडिया में धरती पे उतर गया, अब वो नहीं उतरा तो उसका प्रॉब्लम है, वो शिप में ही बैठा है, क्योंकि शिप एक तरीके से उसका घर ही है। तो नहीं, मान लिया जाएगा वो इंडिया में उतर गया, और जिस दिन उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दोबारा उसको मिल गया चढ़ने का शिप में, उस दिन से मान लिया जाएगा वो दोबारा चला गया। मतलब डिस्चार्ज सर्टिफिकेट को देख के डिसाइड करेंगे वो इंडिया में है कि नहीं। ठीक है? यहाँ पे पॉइंट है, इंडियन सिटीजन टू बी कंसिडर्ड डीम्ड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाबा रे, ये डीम्ड वर्ड से थोड़ा सा डर के रहना। डीम मतलब एज्यूम करना। हाँ, एज्यूम करना। तो यहाँ पे क्या बोला, इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन इनकम exceeding 15 lakh during the previous year will be doomed to be a resident of India and consequently liable to pay tax as global income if such Indian citizen claim that is not liable to tax in any other country by reason of his domicile, resident and other criteria of similar nature। अगर कोई इंडियन सिटीजन है, देखो क्या क्या बोल रहे हैं, कौन है? इंडियन सिटीजन है। देखो अब तक इस पूरा चैप्टर में हम लोग रेसिडेंशियल पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पहली बार इंडियन सिटीजन का बात कर रहे हैं कुछ। एक इंडियन सिटीजन है, एक आदमी इंडियन सिटीजन कैसे होगा? या तो वो इंडिया में पैदा हुआ है या उसको इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट दिया। एकदम सीधा याद रखो, 2 ही तरीके से चंद्रलेखा या नीरज या कोई भी दुनिया का मिस्टर XYZ 2 ही तरीके से इंडियन सिटीजन साबित हो सकते हैं। या तो इंडिया में पैदा हुआ है या उसको इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजनशिप होने का सर्टिफिकेट दी। तो मान लो यहाँ पे वो इंडिया में पैदा हुआ या सर्टिफिकेट मिला, जो भी बात है, उसका अदर देन फॉरेन इनकम एक्सीड कर रहा है 15 लाख। ये अदर देन फॉरेन इनकम मतलब कहाँ का इनकम बचा? इंडिया। हाँ, इंडिया का। तो उसका इंडियन इनकम अगर 15 लाख क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और वो ये बोल रहा है कि उसका दुनिया में कहीं टैक्स नहीं लगा, ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, क्योंकि उसका वहां का कंडीशन होगा, वहां का रूल वो पूरा कर रहा है, वहां टैक्स बच जा रहा है। तो एक इंडियन आदमी, देखो इंडियन सिटीजन है, रेसिडेंट नहीं है, हम यहाँ पे रेसिडेंट होने का बात ही नहीं की है, सिटीजन है खाली। हम एक एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं, नीरज इंडियन सिटीजन है और वो 240 दिन विदेश में रहा, मतलब 60 डेज खाली इंडिया में रहा, तो इंडियन रेसिडेंट तो नहीं है? नहीं, 240 थोड़े, 340 दिन रहा फॉरेन में,
तो 340 रहा तो इंडिया में कितना दिन रहा? 25 दिन। 25 तो वो कोई भी हालत में इंडियन रेसिडेंट नहीं हो पाएगा, नहीं क्योंकि दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा वो। नहीं अब बोलो, वो इंडियन रेसिडेंट तो नहीं है, नहीं लेकिन इंडिया में पैदा हुआ इसलिए इंडियन सिटीजन तो है। हाँ है। सर जी, वो फेसबुक से 50 लाख का इनकम कमाए और वो ये बोल रहा है कि उसको अमेरिका में टैक्स नहीं लगा। सर कैसे नहीं लगेगा? एक बार के लिए मान लो नहीं लगा, अगर वहां लग जाता तब तो इंडिया में टैक्स लेते ही नहीं, ठीक बात है। लेकिन अगर एक इंडियन सिटीजन फॉरेन में कमाई कर रहा है, सॉरी अदर देन फॉरेन इनकम है, इंडिया से कमाई कर रहा है, इंडिया से, हाँ लेकिन इंडियन रेसिडेंट नहीं है और उसका कमाई कितना अमाउंट से ज्यादा है? 15 लाख से ज्यादा है 15 लाख से ज़्यादा। इंडिया से वो 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है। हाँ तो फिर गवर्नमेंट बोलता है अगर वहां टैक्स नहीं लग रहा है तो इंडिया में चुपचाप टैक्स दो। तो भले तुम इंडिया का नॉन रेसिडेंट साबित हो रहे हैं, बट तुमको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए बेटा जी आप वो जो कंडीशन पढ़ते हो ना कि अक्रूड और रिसीव्ड इन इंडिया, वहां पे एक वर्ड पढ़ते हो अक्रूड और डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। मतलब इंडिया में मेहनत कर रहे हो, इंडिया से मिल रहा है या मान लेते हैं इंडिया से मिल रहा है, तो फिर भी इंडिया में टैक्स तो देना पड़ेगा। इस एक्ट को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडियन सिटीजन हु क्लेम देमसेल्फ एज ए स्टेटलेस person as possible for individual to arrange his affairs, for stay in the various countries in the manner that he does not become a resident of any country। देखो होता क्या है ना बेटा, हम इंडिया में तो 182 नहीं रहा ना, इंडिया में 60 दिन रहा प्रीवियस ईयर, तो हम इंडियन रेसिडेंट होने से भी बच गया। अब मान लो हम अमेरिका में रहा 30 दिन, जर्मनी चला गया वहां रहा 40 दिन, फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया, ऐसे करके हम घूमता रहा। देखो अगर हम यूएस में रह जाता ना, वो जो 340 दिन हम बोला था, तब तो यूएस गवर्नमेंट हमको छोड़ता भी नहीं टैक्स, तब तो हमको इंडिया में टैक्स वैसे भी नहीं देना होता। लेकिन बात ये हो रहा है कि हम अलग अलग जगह भटक रहे हैं। मतलब पिछले साल में हम कोई भी कंट्री में 30 दिन के ऊपर रहा ही नहीं, हो ही सकता है। तब तो बोलेगा हम तो कोई कंट्री का नहीं हुआ, मेरा कोई कंट्री में रेसिडेंशियल स्टेटस हो ही नहीं रहा। तो इंडियन गवर्नमेंट बोलता है भैया तुम कोई कंट्री का रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं ले रहे, तुम इंडिया का भी रेसिडेंशियल स्टेटस पे नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, तुम इंडियन सिटीजन है और तुम्हारा विदेश में अगर टैक्स नहीं लग रहा है और तुम इंडिया से कमा रहे हो तो तुमको इंडिया में तो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक बात? तो इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं होते हुए भी डीम्ड टू बी रेसिडेंट मान लिए जाओ, मतलब ये मान लिया कि तुम इंडिया का रेसिडेंट है। ठीक बात? If tax has not been paid in any part of the global income, the income tax officer can ask why the same has not been paid, and if such Indian non-resident claim that he has not paid tax because he has earned income in a country where it is not taxable, and if he is a non-resident of that country, then the clause may get evoked. The clarification issued by CBDT states that in case of an Indian citizen who become deemed resident in India under this provision, income earned outside India shall not be taxed। एक मिनट, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैची लाइन है, केस स्टडी में फंसाएगा। कौन सा इनकम पे इंडिया में टैक्स ले रहा है इस टाइप का इंडियन सिटीजन से? तो इंडिया से है। हाँ, जो इंडिया से है। अब वो भी कब, जब 15 लाख से ज्यादा आ रहे हैं। हाँ अब मान लो इंडिया से मेरा इनकम आया नहीं है, मेरा इनकम है मतलब जर्मनी से, तो हमको बोला तो जर्मनी में टैक्स क्यों नहीं लगा? बोले वहां पे नहीं है मेरा टैक्स, तो क्या उस इनकम पे इंडिया में टैक्स लगा देगा क्या इस टाइप का सिटीजन के लिए? नहीं नहीं, यही बात यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया, क्योंकि ऊपर सीधा सीधा लाइन यूज किया है, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम एक्सीड 15 लाख। लेकिन उसका जो फॉरेन इनकम है वो अगर विदेश में टैक्स नहीं लगा तो उस पर अब इंडिया में टैक्स नहीं लगा सकते। ठीक बात है? अब आप बोल रहे हैं विदेश में क्यों नहीं लगा? अरे वहां का गवर्नमेंट का रूल, हम क्या करें? जबरदस्ती टैक्स थोड़ी नहीं देते वो लोग नहीं लिया तो, वहां था नॉन टैक्सेबल।
या फिर हम वहां का सिटीजन ही नहीं हो रहा था हाँ और वहां का रेसिडेंट भी नहीं हो रहा था, तो वहां का गवर्नमेंट बोला हम नहीं लेंगे टैक्स। तो ये बात दिमाग में केस स्टडी के लिए क्लियर रखना, ठीक है। अब बोला नॉन रेसिडेंट कौन है, तो जो आदमी रेसिडेंट नहीं है वो नॉन रेसिडेंट, ठीक है ना। फिर तुमको दो कंडीशन पढ़ाया, कब ऑर्डिनरी और कब नॉट ऑर्डिनरी होगा। तो ऑर्डिनरी होने का दो कंडीशन है एंड बोथ सेटिस्फाई करना पड़ेगा, बोथ। 10 PPY में कोई 2 previous year रेसिडेंट साबित हो और 7 PPY में 730 दिन इंडिया में रहा, ठीक बात है। हाँ सर। इसको सेक्शन दिया गया 6(6). तो रेसिडेंशियल स्टेटस कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 6(1) A और B। वो जो 3 एक्सेप्शन है ना, इंडियन एम्प्लॉयमेंट, क्रू मेंबर या इंडियन ओरिजिन, हाँ वो है 6(1)C। तो ABC वहीं पे हो गया। हाँ A और B बताता है तुमको रेसिडेंट होने का तरीका, 6(1)A और B, है ना। हाँ सेक्शन 6(1)C तुमको बताता है एक्सेप्शन, और तुमको सेक्शन 6(6) बताता है कैसे आदमी ऑर्डिनरी रेसिडेंट साबित हो, ठीक है। बस इस चैप्टर में 3 ही सेक्शन नंबर याद रखो, 6(1)A भी, फिर 6(1)C एक्सेप्शन वाला और सेक्शन 6(6). तो 6(1) का ABC, A और B में रेसिडेंट का कंडीशन है, C में एक्सेप्शन है और सेक्शन 6(6) में ऑर्डिनरी का कंडीशन है। और सेक्शन नंबर याद नहीं कर। हालांकि यहाँ पे एक बस बात बोला, अब अगेन जो बात तुम्हारे बीकॉम में जरूरी नहीं था वहां पे CMA में पढ़ते। क्या बोला? द फॉलोइंग रेसिडेंट इज ऑलवेज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। 2 रेसिडेंट्स को बोला गया है क्या? वो लोग हमेशा ही नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। कोई भी इंडियन सिटीजन, अ पर्सन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who comes to visit India during the previous year and his total foreign income does not exceed 15 lakh during the previous year. कोई भी इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट करने आ रहा है और उसका इनकम अदर देन फॉरेन इनकम बोल रहे हैं 15 लाख से कम है, मतलब इंडियन इनकम उसका 15 लाख से कम है, हाँ, तो उसको इंडिया में क्या माना जाएगा? हमेशा ही नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है। और जो अभी ऊपर पढ़े थे ना, जिसको डीम टू बी रेसिडेंट माना गया है, अभी जो ऊपर पढ़े थे, जो कहीं का नहीं है, जो कहीं का नहीं है, उसको भी हमेशा नॉट ऑर्डिनरी माना जाएगा। अरे उसको रेसिडेंट मान लिए टैक्स में पकड़ने के लिए, लेकिन कौन सा रेसिडेंट मानेंगे? नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है। हाँ। अब ये वाला एग्जांपल आप सॉल्व करोगे घर पे। एक बार करना, नहीं होगा तो हम बताएंगे। HUF के लिए हम रूल पढ़ा ही दिया आपको। अगर होली या होली इन इंडिया है तो रेसिडेंट है, होली आउटसाइड है तो नॉन रेसिडेंट है, पार्टली इंडिया पार्टली आउटसाइड है तो रेसिडेंट। वेरी गुड। और यहाँ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का वर्ड का मतलब भी बताया। तुम्हारा डिसीजन लेने वाले जो लोग हैं ना, लोग वो कहाँ पे बैठते हैं? तो देखो, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है? सिचुएटेड एज अ प्लेस वेयर द डिसीजंस कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फैमिली आर टेकन। वो लोग कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, कहाँ बैठ के डिसीजन लिया जाए। ठीक है, देखो जनरली यहाँ पे बात बोला, जनरली करता ही HUF का सारा फैसला करता है, लेकिन ऐसे भी होते कर्ता के अलावा आधा मेंबर को क्या बोलते हैं? को पार्टनर। वो भी कई बार कंट्रोल एंड मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है ना।
तो अगर बोलो थोड़ा सा भी इंडिया से कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हो गया, यहाँ पे हमेशा कभी मत बोल देना सिर्फ करता ही कंट्रोल एंड मैनेजमेंट करेगा, अदर भी करते हैं, ठीक है। हाँ, फिर बोला रेसिडेंट कब, एचयूएफ कब ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, बोलता अगर उसका कर्ता जो है कर्ता वो सेक्शन 66 का कंडीशन सेटिस्फाई करता है, 10 साल में 2 साल, 7 साल में 703, तो और उसका पूरा एचयूएफ को क्या मान लिया जाएगा, ऑर्डिनरी, ठीक है। फिर पढ़े कंपनी के बारे में, तो बोला पर्सन बीइंग कंपनी शैल बी सेट टू रेसिडेंट इन इंडिया, बोला अगर उसका प्रीवियस ईयर में या तो वो इंडियन कंपनी है तब तो वो ऑलवेज इंडियन रेसिडेंट है, या फिर उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे नीचे बताया है, वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस that are necessary for the conduct of entire business as a whole are in substance में, जो बहुत की डिसीजंस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस है कमर्शियली, वो सारे इंडिया से हो रहे हैं, तो फिर वो कंपनी क्या माना जाएगा, भले ही वो फॉरेन कंपनी है उसको इंडियन माना जाएगा, रेसिडेंट माना जाएगा, ठीक बात है। और कंपनी में सर ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी नहीं देते, ठीक बात है। अब बाकी जो बच गया फर्म, एओपी, बीओआई या एनी अदर पर्सन जो भी बचता है, उन सब के लिए क्या है, अगर होली इन इंडिया कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो फिर रेसिडेंट, अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो फिर नॉन रेसिडेंट, अगर पार्टली इन इंडिया पार्टली आउटसाइड है तो रेसिडेंट। यहाँ पे वो बताया कि लोग कभी भी ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं देखते। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पार्टनरशिप का पार्टनर या कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर या एओपीबीआई का मेंबर कहाँ रहता है, मेंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से मतलब। सेम लॉजिक है, उसका जो अफेयर्स है उसका डिसीजन मेकिंग कहाँ से हो, ठीक है। तो पार्टनरशिप फॉर्म में डिसीजन मेकिंग कौन लेता है, पार्टनर्स। भले पार्टनर विदेश में रहता है लेकिन जब डिसीजन लेना होता है तब इंडिया आ जाता है। एक भी दिन इंडिया में आके बैठ के डिसीजन ले लिया तो इंडियन रेसिडेंट हो जाएगा वो पार्टनरशिप फॉर्म। एओपीबीआई का डिसीजन कौन लेता है, उसके प्रिंसिपल ऑफिसर। तो उनको देखना पड़ेगा लोग कहाँ से डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब बोला रिलेशन बिटवीन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। सर कोई रिश्ता है क्या कि अगर तुम रेसिडेंट होगा तो टैक्स देना पड़ेगा? हाँ, रेसिडेंट हो, देखो टैक्स देना है नहीं देना है ये डिपेंड करता है तुम रेसिडेंशियल स्टेटस कौन सा है। यही बात तुमको फिर यहाँ पर है। पहले यहाँ तुमको इंडियन इनकम का मतलब बताया। इफ इनकम रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और एक्रूड और डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया, मिला है या एक्रूड हुआ है या गवर्नमेंट मान ले रहा है एक्रूड हुआ है। देखो हम 3 वर्ड बोला, मिल गया है तब तो बात ही खत्म। पैसा कहाँ पे हाथ में है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में या हाथ में, कैश कहाँ पर आया तब तो बात ही खत्म। अगर वो बैंक अकाउंट इंडिया में है या तुम इंडिया में हाथ में फिजिकली कैश लिए तब तो बात ही खत्म। दूसरा बोला एक्रूड, एक्रूड मतलब काम कहाँ की हो, वो कमाई कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, जनरेट कहाँ से हो रहा है, तुम एफर्ट कहाँ डाले हो, मेहनत कहाँ की हो। और डीम टू बी एक्रूड मतलब गवर्नमेंट बोलता है ऐसा भी सिचुएशन होगा जब एक्चुअली में तो एक्रूड बाहर जैसा लग रहा है बट हम मान लेंगे इंडिया से। समझ में आया बात? तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, मान लेंगे इंडिया में इनकम हुआ। तो रिसीव, एक्रूड या डीम टू बी एक्रूड, तीनों में से कुछ भी अगर इंडिया से हो रहा है तो उस इनकम को क्या मानेंगे, ऑलवेज इंडियन इनकम। एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया
फॉर हिज सर्विस आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी अक्रूड। देखो इतना मत बात बोला, तुम इंडियन गवर्नमेंट में नौकरी करते हो, होता है ना बहुत जन का, इंडिया का सरकार तुमको ऑस्ट्रेलिया का एम्बेसी में जॉब दे दिया, तो ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिया का एम्बेसी है वहां तुम नौकरी कर रहे हो, तो हिसाब से तो तुम काम भी वही किए, तुमको पैसा भी वही मिला, बट गवर्नमेंट क्या मान ले रहा है इंडिया से कि वो डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। ठीक बात। अगर कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट गिफ्ट रिसीव करता है, पेज एनी टैक्स ऑन गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रेसिडेंट 50,000 से ऊपर का, एक इंडियन रेसिडेंट एक नॉन रेसिडेंट को 50,000 के ऊपर का अगर गिफ्ट भेजता है ना, एक इंडियन रेसिडेंट मतलब चंद्रलेखा, एक नॉन रेसिडेंट मतलब मिस्टर जॉर्ज, सॉरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, सॉरी गलती हो गया, नीरज जो कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी है, उसको अगर चंद्रलेखा जो कि इंडियन रेसिडेंट है वो अगर कोई 50,000 से ऊपर का गिफ्ट देती है तो मान लिया जाएगा ये गिफ्ट इंडिया को नीरज को इंडिया में ही रिसीव हुआ, और चंद्रलेखा को उसको टैक्स काट के नीरज को देना पड़ेगा। ठीक है, 50,000 के नीचे का गिफ्ट है तो गवर्नमेंट बोलता है अरे छोड़ो यार क्या हो गया। आज के लिए लास्ट बात, नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करेंगे। इफ इनकम इज नाइदर रिसीव्ड इन इंडिया नॉर इट एक्रूड और अराइज इन इंडिया, तो उसको फिर क्या मान लेंगे, न तो रिसीव इंडिया में हुआ है, न एक्रूड हुआ है, न डीम टू बी एक्रूड हुआ है। हाँ यही बताना चाहता था डेफिनेशन, मतलब जो इंडियन इनकम नहीं है वो फॉरेन इनकम। ठीक है, अब हम लोग ये बात पढ़े तो इंडियन इनकम अगर है तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को इंडिया में टैक्स देना ही पड़ेगा, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी को भी देना पड़ेगा और नॉन रेसिडेंट को भी देना पड़ेगा। अगर इंडियन इनकम है तो सबको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर फॉरेन इनकम है तो टैक्सेबल इन इंडिया ऑलवेज होगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। नॉट ऑर्डिनरी के लिए क्या बोला, इफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया, हम बोला ही था ये बात। और फिर अगर नॉन रेसिडेंट है तो टैक्सेबल इन, जैसे यहाँ पे मस्त एग्जांपल दिया, रॉयल्टी इंटरेस्ट एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तुम फॉरेनर हो, तुम पक्का इंडियन हो और अमेरिका में बैठे हो, तो कोई इंडियन कंपनी या इंडियन गवर्नमेंट तुमको कोई रॉयल्टी इंटरेस्ट या फीस का पेमेंट कर, हम तुमसे टेक्निकल सर्विस लिया, तुम फॉरेन के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, हम इंडिया में तुम्हारे से ऑनलाइन सर्विस लिया और बदले में तुमको फीस दिया, रॉयल्टी दिया या इंटरेस्ट दिया, जो भी दिया, तुम ब्याज लोन पे पैसा दियो हमको अमेरिका में बैठे बैठे, तो हम तुमको ब्याज चुकाएगा। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर कोई भी इंडिया से कुछ भी रिसीव कर रहा है तो मान क्या लेंगे कि वो सर्विस कहाँ दे रहे हैं, इंडिया में ही, सब मान क्या लेंगे, या तो है ही सर्विस इंडिया में। एक इंडियन कंपनी सॉफ्टवेयर सर्विस कहाँ के लिए लेगा, इंडिया के लिए लेगा, इंडिया के लिए। तो गवर्नमेंट बोला भैया तुम कोई भी होगी इंडिया में टैक्स दो। इसीलिए बेटा हम वो पढ़ाता है कि डीम एक्रूड या डीम टू बी एक्रूड या रिसीव्ड, कुछ भी अगर इंडिया में हुआ है एनीथिंग, तो हर कोई इंडिया में टैक्स दे। ठीक बात है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए, आप इसको एक बार सॉल्व करना। अब आई थिंक सम सर एग्जांपल ही कंटेंट बचा, एक मिनट कुछ कंटेंट बचा है क्या देखिए। नहीं, अब और कंटेंट नहीं है, बढ़िया बात है, तो चैप्टर खत्म। ठीक है।